हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप यू पीपल आर फाइन, टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ एंड आई एम डूइंग ग्रेट। आई एम सी एस सचिन गुप्ता और आज हम करने वाले हैं अपना बहुत ही प्यारा सा न्यारा सा स्वीट चैप्टर। उसका नाम है जी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। और ये हमारा हाउस प्रॉपर्टी का लेक्चर नंबर 1 है। 4 या 5 लेक्चर लगने चाहिए। 5 हेड्स ऑफ इनकम के अंदर ये है हमारा सेकंड हेड आता है। पहला हेड था सैलरी, सेक्शन 15 से 17। दूसरा 22 से 27 हाउस प्रॉपर्टी, जिसका श्री गणेश आज करने वाले हैं। बिजनेस प्रोफेशन 28 से 44, कैपिटल गेन 45 टू 55 ए और अदर सोर्सेज 56 टू 59। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट हेड और द व्हाट यू कॉल इन द सीरीज सेकंड हेड, that is income under the head house property। income under the head house property। जरा इसके एक बार सेक्शंस गो थ्रू कर लें। सेक्शन जो 22 है जो मैं आज शुरू करवा रहा हूं वो है इसका चार्जिंग सेक्शन। फ्रेंड्स, हर हेड का 22 से 27 है जी हाउस प्रॉपर्टी, 22 से 27 है जी हाउस प्रॉपर्टी। हर हेड का पहला सेक्शन चार्जिंग सेक्शन होता है। चार्जिंग सेक्शन इज लाइक द गेट कीपर, जो ये बताता है कि इस हेड के अंदर कौन सी इनकम आएगी। तो जैसे सैलरी का चार्जिंग सेक्शन था 15, हाउस प्रॉपर्टी का 22, कैपिटल गेन का 20, बिजनेस प्रोफेशन 28, कैपिटल गेन का 45 और अदर सोर्सेज का 56। तो इसी प्रकार से हमारा हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन है 22। 22 क्या कहता है? 22 कहता है जी एनुअल वैल्यू, जी एनुअल वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी consisting of building or land upper tenant thereto, of which assessee is the owner, shall be chargeable under the head house property। property will not include portions occupied by owner for his business or profession। लिखिए जी। सो एनुअल वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ बिल्डिंग, इसमें जो अहम इंपॉर्टेंट व्हाट यू कॉल मुद्दे हैं वो है जी एनुअल वैल्यू, बिल्डिंग, लैंड अपर टेनेंट देयर टू, assessee owner will not include, not लिखिएगा इधर, will not include portion occupied by owner for business or profession। लिखिए जी। सो एनुअल वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपर टेनेंट की स्पेलिंग देखिएगा APPURTENANT, लैंड अपर टेनेंट देयर टू of which assessee is the owner shall be chargeable under the head house property। Property will not include portion occupied by the owner for his business or profession। आइए थोड़ा समझते हैं इस सेक्शन 22 को। चार्जिंग सेक्शन क्या बताता है कि इस घर में कौन रहता है, इस घर में कौन सी इनकम आती है। दोस्तों, मैं आपको लेके जा रहा हूं आपके बचपन के दिनों पे। ये मेरी फेवरेट ड्राइंग है और लाखों करोड़ों आई थिंक बच्चों की ड्राइंग होगी फेवरेट। जहां पर हम एक ऐसा घर बनाते थे, उसमें चिमनी हो गई, ये उसके दरवाजे हो गए, ये रूफ हो गई, ये हमारी विंडो हो गई, ये रास्ता हो गया, ये हमारा प्लेग्राउंड हो गया, ये हमारा ट्री हो गया और इसमें प्यारे प्यारे न्यारे न्यारे बच्चे खेल रहे हैं।
ये घास फूस हो गई, थोड़े प्यारे प्यारे बच्चे भी बना लें। ये खेल रहे हैं यहाँ पर, ये बिटिया रानी हो गई, ये भी खेल रही हैं इधर, और ये हमारे सूरज अंकल हो गए, और ये हमारा एक कुछ झरना सा बह रहा है, इसमें मछलियाँ भी हैं। ये हमारा झरना बह रहा है दोस्तों। ये कुछ हम ऐसा घर बना, बादल, थोड़े से बादल बना देते हैं, और थोड़े परिंदे है ना जी। तो ये जो हमारा घर होता था, इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? एक घर जो है उसमें एक स्ट्रक्चर है, घर में एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर वो स्टोन का, ब्रिक्स का, कंक्रीट का बना हुआ होता है। उसमें विंडोज, डोर, रूफ, फाउंडेशन, और घर के साथ जनरली ये अटैच लैंड होती है। इस अटैच लैंड का कोई इंडिपेंडेंट यूज नहीं होता, इंडिपेंडेंट यूज नहीं होता, या ये इंडिपेंडेंटली यूज नहीं की जाती। ये इस बिल्डिंग के साथ ही एज अ अटैच लैंड, गार्डन कह लीजिए, पार्किंग कह लीजिए, इसके लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है ना जी। तो सबसे पहली बात सेक्शन 22 में आती है जी बिल्डिंग। तो बिल्डिंग का मतलब है भैया स्ट्रक्चर, बिल्डिंग का मतलब है स्ट्रक्चर। तो अगर आपके पास स्ट्रक्चर नहीं है ना भाई, हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम नहीं आएगी। जैसे नौकरी नहीं है ना भाई, तो सैलरी नहीं होगी भाई। अगर बिजनेस नहीं है, प्रोफेशन है, तो बिजनेस प्रोफेशन में नहीं आओगे। तो सबसे अहम चीज है स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर नहीं है, मान लीजिए खाली लैंड है, एक वेकेंट लैंड है, वेकेंट लैंड है जिस पे स्ट्रक्चर नहीं है, नो स्ट्रक्चर, तो हम इसको बिल्डिंग का दर्जा नहीं देंगे। चाहे इस पे फेंस लगाए हुए हैं आपने, फेंस लगाए हुए हैं, सारे फेंस लगाए हुए हैं यहाँ पर, मतलब ये फेंस बना रहा हूं, बाड़ जिसको कहते हैं, बिल्डिंग नहीं कहा जाएगा इसको। अच्छा, और बिल्डिंग में मान लो अभी वो लालटेन नहीं, लालटन, लैंटन नहीं डाला हुआ, और अभी ढांचा है, स्ट्रक्चर मतलब ये कह लीजिएगा अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर कंस्ट्रक्शन, इसको भी बिल्डिंग नहीं कहा जाएगा। तो यानी कि खाली जमीन पड़ी हुई है जिसपे कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वो भी बिल्डिंग नहीं कहलाया जाता। और अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, उसको भी बिल्डिंग नहीं कहा जाएगा। यानी कि आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट मसाला हाउस प्रॉपर्टी में आने के लिए होना चाहिए स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर कंप्लीट होना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें रूफ नहीं होती, जैसे स्टेडियम है, स्विमिंग पूल है, स्ट्रक्चर तो है ना। तो इसलिए ये मत सोचना कि छत होनी चाहिए, बना पूरा होना चाहिए। पूरा का मतलब नहीं पूरा कवर्ड हो सकता गाड़ी है उसके ऊपर से रूफ हट जाती है तो गाड़ी नहीं गिराई जाती, क्या सन रूफ कहते हैं उसको, या पूरी वो कन्वर्टेबल हो जाती है, गाड़ी तो माना जाएगा ना। लेकिन अभी गाड़ी अंडर कंस्ट्रक्शन है, दरवाजे लगाए नहीं, पहिए लगाए नहीं, फर्क समझ लो। तो यानी कि बिल्डिंग के का मतलब है देयर शुड बी अ स्ट्रक्चर जो ब्रिक्स का, रॉक्स का, कम किसी पक्की चीज का, झोपड़ी शोपड़ी को हम बिल्डिंग की डेफिनेशन में नहीं लेके आते। तो स्ट्रक्चर स्टोन्स का, कंक्रीट का, ब्रिक्स का होना चाहिए, और कंप्लीट होना चाहिए, अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं। तो तीन बातें, बिल्डिंग में क्या नहीं आएगा, खाली लैंड नहीं आएगी जिसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है। दूसरा बात, अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं आएगा, या स्ट्रक्चर कोई वुड का बना हुआ है, छोटा मोटा सा बना हुआ है, कोई पक्का स्ट्रक्चर नहीं है, उसको भी हम पक्का स्ट्रक्चर जो नहीं है बिल्डिंग की डेफिनेशन में नहीं डालेंगे। दूसरी डेफिनेशन या दूसरा शब्द जो आता है वो है जी लैंड अपर टेनेंट देयर टू, और लिखा है उसके आगे, देखिएगा बिल्डिंग के साथ या तो लैंड अपर टेनेंट हो, अच्छा, और के साथ लैंड अपर टेनेंट देयर टू लिखा है। लैंड अपर टेनेंट का मतलब होता है अटैच्ड लैंड, और देयर टू का मतलब होता है टू इट।
तो अटैच लैंड अगर बिल्डिंग के साथ है तो उसको भी हम हाउस प्रॉपर्टी में ले जाएंगे। क्या हमारे साथ अटैच लैंड थी? अरे भाई ये तो अटैच लैंड थी। तो हम स्ट्रक्चर के साथ, सुनिएगा मेरी बात, पहले तो स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके साथ अटैच लैंड है तो बढ़िया, और स्ट्रक्चर के साथ नो अटैच लैंड है तो बढ़िया। स्ट्रक्चर प्राइमरी है, अटैच लैंड सेकेंडरी है। तो अटैच लैंड और वर्ड लिखा है ना, और अटैच लैंड टू इट, इफ देयर इज नो और इग्नोर इट। लेकिन अगर स्ट्रक्चर के साथ अटैच लैंड है तो दोनों की ही इनकम एचपी में चली जाएगी, और स्ट्रक्चर के साथ अटैच लैंड नहीं है तो स्ट्रक्चर की इनकम एचपी में जाएगी। लेकिन खाली अनअटैच लैंड है, ये पड़ी हुई खाली पड़ी हुई अनअटैच लैंड जिसमें बिल्डिंग ही नहीं है, वो नहीं आएगा। तब 3-4 बातें क्लियर हो गई। सबसे पहले स्ट्रक्चर होना चाहिए, कंक्रीट का पक्का स्ट्रक्चर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, झोपड़पट्टी नहीं आएगा उसके अंदर, उसके अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं आएगा, खाली जमीन नहीं आएगी, और अटैच लैंड उस स्ट्रक्चर के साथ जो है वो आ जाएगी। लेकिन अगर लैंड अटैच नहीं है, स्ट्रक्चर है, चलेगा। तो आपको चाय पीनी है, कप चाहिए चाय का, नीचे साथ में प्लेट लगा के दो तो बढ़िया, नहीं लगा के दो बढ़िया, खाली प्लेट नहीं। किसी के चाय पीने गए, प्लेट दे दीजिए। प्लेट को क्या करोगे भाई, चाय होनी चाहिए, कप होना चाय का, उसमें चाय भी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, असेसी के हाथ में ये इनकम टैक्सेबल होगी अगर असेसी ओनर है। तो इस स्ट्रक्चर का जो ओनर है, इस स्ट्रक्चर का जो ओनर है उसके हाथ में इनकम आएगी। अगर स्ट्रक्चर किराए पे ली हुई है तो आपके हाथ में एचपी हेड नहीं लगेगा, ओनर के हाथ में। सर किराए पे ली हुई है तो इनकम कैसे आ जाएगी? जरा देखिए भाई साहब, ये जो स्ट्रक्चर है ये रामलाल का है, रामलाल ने आगे श्यामलाल को, ये है ओनर और श्यामलाल है जी टेनेंट, और श्यामलाल ने आगे घनश्यामलाल को दिया हुआ है किराए पे। ओनर से पूछ लिया, देखो कोई भी जमीन जो होती है ना, या कोई भी जो प्रॉपर्टी होती है किसी की है, आप अपने आप किराए पे नहीं दे सकते, आपने पूछ लिया। इसको बोलेंगे सब टेनेंट। हाँ जी, इसको बोलेंगे सब टेनेंट। अब सुन लो, बिल्डिंग जो है स्ट्रक्चर तो है, लेकिन एचपी हाउस प्रॉपर्टी हेड ओनर के हाथ में लागू होता है। दूसरा क्राइटेरिया, हाउस प्रॉपर्टी हेड ओनर के हाथ में लागू होता है। अगर आप ओनर नहीं है, जैसे श्यामलाल, बिल्डिंग तो उसके बाद पोजेशन है खाली। अच्छा, आपके पास ओनरशिप होनी चाहिए, पोजेशन ना हो, मालिकाना हक होना चाहिए। श्यामलाल का मालिकाना हक नहीं है, तो आगे जो ये सब टेनेंट को पैसा देता है, सब टेनेंट से पैसा लेता है, मान लीजिए ये 10,000 महीने पे किराए पे उठाई है, इसको 15,000 महीने पे दी है, तो जो फायदा हो रहा है ना भैया श्यामलाल को 5,000 रुपए महीने का, क्योंकि 15 कमा रहा है 10 दे रहा है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाएगा। तो जो सब टेनेंसी की इनकम है, टेनेंट को जो मिलती है, सब टेनेंट से मिलती है, उसमें जो रेंट दे दिया वो माइनस करके आप आईयूएस में दिखाइएगा। स्ट्रक्चर तो था श्यामलाल के पास, लेकिन मालिकाना हक नहीं था, पोजेशन थी। तो हमें हाउस प्रॉपर्टी लगाने के लिए ओनरशिप चाहिए। असली की ओनरशिप है नकली की, वो चलेगा। क्या मतलब सर? ये जो ओनरशिप है ना बाबा, ये ओनरशिप स्टार लगाओ, लिखो एक्चुअल ओनरशिप भी हो, असली की, लीगल जिसको बोलते हैं, या डीम्ड ओनर भी चलेगा। डीम्ड ओनर ये है सेक्शन 27, डीम्ड ओनर सेक्शन 27। ये बताऊंगा कुछ ऐसे केसेस हैं जहां बंदा ओनर नहीं होता फिर भी हम उसको ओनर मान लेते हैं। लेकिन ओनरशिप या तो लीगल होनी चाहिए या डीम्ड होनी चाहिए। प्यार या तो असली में करो या नकली में करो, करो तो सही। पढ़ाई या तो असली में करो नकली में करो, जब भी तो पढ़ाई मानी जाएगी, डीम्ड है। समझ गए मेरी बात? तो जैसे भगवान है, या तो दिख गए भाई, असली में दिख गए, अब तो फिर आपको पूजा पाठ तो या उसका या तरह उसका तो भूलोगे नहीं। लेकिन अगर भगवान नहीं दिखे तो मान लो है, जब तो फिर पूजा पाठ या उसकी आराधना तपस्या जो भी है वो कर पाओगे। तो इसलिए ओनरशिप या तो एक्चुअल हो या डीम्ड हो। लेकिन डीम्ड के जो केसेस हैं वो सेक्शन 27 में बताएं, उसके अलावा और कोई केस नहीं देखना। तो 27 के 5 या 6 केसेस हैं जिसमें बताया परिस्थितियों में आप ओनर ना होते हुए भी ओनर मान लोगे। तो मान लेंगे
तो फिर गवर्नमेंट ने मान लिया, जब गवर्नमेंट ने कहा x इज इक्वल टू वाई, तो डाउट ही नहीं रह जाता। और अगर x इज इक्वल टू एक्स पेपर है आपके पास, उसके बात ही खत्म। तो जो कानूनी तौर से ओनर है उस स्ट्रक्चर का, और डीम्ड ओनर है स्ट्रक्चर का, उसी के हाथ में हाउस प्रॉपर्टी है। अच्छा, असेसी ओनरशिप किसके पास हो? असेसी के पास हो। तो भाई ये असेसी इंडिविजुअल हो सकता है, कंपनी हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है, फर्म हो सकती है, कोई भी हो। जैसे जो सैलरी हेड है ना भाई, वो तो इंडिविजुअली नौकरी करता है, नेचुरल पर्सन ही नौकरी करता है। तो ये आर्टिफिशियल पर्सन के हाथ में भी हाउस प्रॉपर्टी हेड लगेगा। तो अगर कंपनी ओन करती है प्रॉपर्टी, किराए पे चढ़ा दे, फर्म ओन करती है प्रॉपर्टी, लगेगा। तो एसएससी में लिख लीजिएगा एनी पर्सन। पर्सन की डेफिनेशन 231 में थी, पर्सन की डेफिनेशन 231 में थी। पर्सन में इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, फर्म हो, एओपी हो, बीओआई हो, एजेपी हो, कोई भी हो। तो तीसरी बात क्लियर होगा। तो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मालिकाना हक, और मालिकाना हक व्यक्ति के पास हो, कंपनी के पास हो, फर्म के पास हो। समझ आ गई बात? और स्ट्रक्चर के साथ अटैच लैंड हो तो बल्ले बल्ले, नहीं हो तो बल्ले बल्ले, स्ट्रक्चर तो है ही, हाउस प्रॉपर्टी में ले जाएंगे। तो सबसे पहली बात क्या क्लियर हुई? क्या होना चाहिए? हाउस प्रॉपर्टी हेड अगर आपके हाथ में लगेगा, क्या होना चाहिए आपके पास? जमीन नहीं, किराएदार नहीं, आपके पास होनी चाहिए स्ट्रक्चर। सबसे पहले स्ट्रक्चर की आपके पास क्या होना चाहिए? ओनरशिप। आप ओनरशिप चाहे इंडिविजुअल की हो, कंपनी की हो, वो तो असेसी के हाथ में देख लेंगे। अच्छा जी, ये जो स्ट्रक्चर है जिसकी ओनरशिप होनी चाहिए, बात याद रखिएगा, एक सेकेंड दोस्तों, ये जो ओनरशिप होनी चाहिए स्ट्रक्चर की, अगर ये बात दोनों क्लियर हो गई तो उस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, इनकम टैक्सेबल होगी। हाँ, जैसे नौकरी है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है, तो जो उसकी सैलरी है वो टैक्सेबल होगी। उसी प्रकार से अगर आपके पास स्ट्रक्चर है, ओनरशिप है, तो उसकी इनकम टैक्सेबल होगी। लेकिन आप नोटिस करोगे इनकम की जगह वर्ड दिया हुआ है एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू एचपी में आएगी, इनकम टैक्सेबल नहीं लिखा होगी एचपी में, एनुअल वैल्यू। और एनुअल वैल्यू बच्चों एक डीम्ड वैल्यू निकाली जाएगी। देखना जरा, जरा देखिएगा, एक बार चेक करिएगा, जरा चेक करिएगा एक बार। सबसे पहले क्या लिखा था? एनुअल वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी शैल बी चार्जेबल अंडर द हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहला वर्ड देख लीजिएगा, एनुअल वैल्यू वर्ड लिखा है। जैसे सैलरी में तो इनकम टैक्सेबल होती है, और इनकम होती है वो बेसिक सैलरी, ग्रॉस सैलरी, वो सब। यहां एनुअल वैल्यू टैक्सेबल होगी। यानी कि अगर आपके पास स्ट्रक्चर है, आप ओनर हैं, तो उसकी आपको निकालनी पड़ेगी एनुअल वैल्यू। और एनुअल वैल्यू फ्रेंड्स इज अ हाइपोथेटिकल नोशनल काल्पनिक वैल्यू विच इज डिटर्मिन्ड अंडर सेक्शन 23। तो सेक्शन 23 के अंदर आपकी एनुअल वैल्यू निकाली जाएगी। यानी कि हाउस प्रॉपर्टी हेड लागू होने के लिए सबसे पहला मसाला ओनरशिप, या आप कह लीजिए स्ट्रक्चर, दूसरा उसका मालिकाना हक, और तीसरा डीम्ड वैल्यू का फॉर्मूला जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है सेक्शन 23 में। तो अगर आपके पास स्ट्रक्चर है, अगर आप ओनर हैं, तो उसकी एनुअल वैल्यू टैक्सेबल होगी एचपी के अंदर। अगर आपके पास स्ट्रक्चर नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी हेड लागू नहीं होगा। ओनरशिप नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी हेड लागू नहीं होगा। अगर आपके 1 और 2 कंडीशन पूरी हो गई तो इनकम निकाली जाएगी, और इनकम का नाम है जी डीम्ड वैल्यू, और डीम्ड वैल्यू का नाम है एनुअल वैल्यू, नोशनल वैल्यू, काल्पनिक वैल्यू, हाइपोथेटिकल वैल्यू, इमेजिनरी वैल्यू। ऐसा क्यों किया है सब बताऊंगा, याद रखिएगा। उसके बाद ये 3 कंडीशंस पूरी हो गई, उसके बाद चौथी कंडीशन दी है कि भाई प्रॉपर्टी के अंदर वो पोर्शन नहीं आएगा जो ओनर यूज करता है बिजनेस प्रोफेशन के लिए। तो अगर आपके पास स्ट्रक्चर है, सुनिए, अगर आपके पास स्ट्रक्चर है, बहुत बढ़िया, स्ट्रक्चर का मालिकाना हक है, एक्चुअल हो या डीम्ड हो, बहुत बढ़िया। तो यहां ले लेते हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर हो गया, पहला टिक हो गया। ओनर हो आप इसके, दूसरा टिक हो गया।
लेकिन अगर आपने स्ट्रक्चर में फैक्ट्री डाल रखी है, गोडाउन डाल रखा है, शॉप बना रखी है, क्लिनिक बना रखा है, डॉक्टर ने ऑफिस खोल रखा है, या कोई कॉमर्शियल गतिविधि करते हो, रेस्टोरेंट है आपका, नाई की दुकान है, बार्बर शॉप है, या कुछ भी आपका कॉमर्शियल गतिविधि करते हो, तो गवर्नमेंट कहती है उस स्ट्रक्चर को फिर हम एचपी में कवर नहीं करेंगे। तो तीन कंडीशन है जी, स्ट्रक्चर, ओनरशिप, नॉट यूज्ड बाय ओनर फॉर बिजनेस प्रोफेशन, ये कह दिया जी। तो यानी कि बिजनेस प्रोफेशन का मतलब उसमें आपने अपनी फैक्ट्री, गोडाउन, शोरूम, क्लिनिक, ऑफिस या कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी करते हो, हम उसको क्यों, क्योंकि फिर जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज होती हैं वो बिजनेस प्रोफेशन हेड में कवर होती हैं, उनके खर्चे इत्यादि सब बिजनेस प्रोफेशन से माइनस होते हैं, फिर वो एचपी में नहीं आएगी। यानी कि इसको नॉन कॉमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है, नॉन कॉमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है, फिर जाके एनुअल वैल्यू कंप्यूट करना। तो यानी कि आपकी अब तीन कंडीशन हो गई, पहला स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसका ओनरशिप होनी चाहिए, और उसका इस्तेमाल फैक्ट्री, गोडाउन, शॉप, ऑफिस, क्लिनिक, रेस्टोरेंट, नाई की दुकान, कोई कोई आपने अपना ही कोई और कॉमर्शियल गतिविधि कर रहे हो वो नहीं, आप किराए पे दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप खुद उसका इस्तेमाल अपने कॉमर्शियल एक्टिविटी बिजनेस प्रोफेशन के लिए करते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट, अपना ऑफिस खोल रखा है, इंजीनियर है, इंटीरियर डेकोरेटर है, कोई कोई अपना बुटीक खोल लेता है उसके अंदर, कोई टेलरिंग शॉप खोल लेता है, भैया ना, फिर वो बिल्डिंग कवर नहीं होगी। अच्छा सर, खाली फर्स्ट फ्लोर पे करते हैं जी हम शॉप का काम, जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है ना उसको हम नॉन कॉमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो फिर ये पोर्शन कवर्ड हो जाएगा एचपी में, ये बिजनेस प्रोफेशन में। तो लिखा था ना, विल नॉट इंक्लूड, सुनिएगा, विल नॉट इंक्लूड पोर्शन ऑब्लिक पोर्शंस, यस, विल नॉट इंक्लूड पोर्शन ऑब्लिक पोर्शंस ऑक्यूपाइड बाय द ओनर फॉर हिज बिजनेस एंड प्रोफेशन। देखिएगा, पोर्शन ऑब्लिक पोर्शंस, कुछ हिस्सा या सारा हिस्सा, और ओनर इस्तेमाल करे। याद रखिएगा, जिस जो मालिक है वो अपना बिजनेस प्रोफेशन कर रहा है। मान लीजिए आपने किराएदार को दे दी और किराएदार उसमें फैक्ट्री लगा के बैठा है, तो भाई आपके हाथ में हाउस प्रॉपर्टी हेड लगेगा। तो ओनर अगर उसको अपने बिजनेस प्रोफेशन में इस्तेमाल ना करे, ओनर अगर कॉमर्शियल गतिविधि के लिए इस्तेमाल करता है, तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में कवर्ड नहीं होगी। तीन कंडीशन, स्ट्रक्चर, कंप्लीट कॉन्क्रीट, ओनरशिप, लीगल डीम्ड, नॉट यूज फॉर योर ओन कॉमर्शियल एक्टिविटी, तो आप इसको एचपी में ले जाओ। और इस एचपी का जो निचोड़ निकाला जाएगा, जो कमाई निकाली जाएगी, वो असली की या डीम्ड, वो डीम्ड है। वो डीम्ड का फॉर्मूला सेक्शन 23 के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। अब जरा देखिएगा, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप बताना, वेदर द फॉलोइंग बिल्डिंग्स will be covered under HP। क्या ये बिल्डिंग्स एचपी में कवर्ड होंगी? बिल्डिंग ओनरशिप है आपके पास, लाइंग वेकेंट, ओन्ड बाय मिस्टर एक्स, दे आर ओन्ड बाय एक्स, ऊपर ही लिख देते हैं। हाँ जी बताइए, क्या ये बिल्डिंग एचपी में कवर्ड होगी? एनुअल वैल्यू छोड़ दो, अभी आप ये बताओ, यहां पर ये सेक्शन 22 का चार्जिंग सेक्शन, गेट कीपर, इसको हाउस प्रॉपर्टी हेड में घुसने देगा नहीं देगा? अरे सर इनकम ही तो नहीं आ रही। अरे बाबा इनकम की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं क्या ये बिल्डिंग एचपी में कवर्ड है या नहीं, मैं ये बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा इनकम कितनी। भाई दरबान अंकल गेट के अंदर घुसने देंगे नहीं देंगे, आओ भगत होगी नहीं होगी, उसकी हम खातिरदारी करेंगे नहीं करेंगे, वो बात छोड़ो। मुद्दा ये, क्या ये बिल्डिंग एचपी में कवर्ड है या नहीं? सर कवर्ड है। अरे सर कैसे कवर्ड हो? अरे बाबा बिल्डिंग है, बिल्कुल है, ओनरशिप है, बिजनेस प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल तो नहीं करते, अपने अपने बिजनेस प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल तो नहीं करते, नहीं करते, तो ये कवर्ड नहीं हुई। दूसरी बात, बिल्डिंग
लेट आउट, बिल्डिंग लेट आउट, बिल्डिंग लेट आउट टू टेनेंट। आपने बिल्डिंग लेट आउट को कर दिया टेनेंट को, क्या इसकी इनकम आएगी? आप इनकम का नाम एनुअल वैल्यू होगा, बिल्कुल आएगी जी, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी जी। ये तो लेट आउट कर दी। अच्छा, बिल्डिंग यूज्ड फॉर शॉप, बिल्डिंग यूज्ड एज शॉप, चलो बिल्डिंग यूज्ड एज शॉप बाय मिस्टर एक्स, नहीं आएगी जी, कॉमर्शियल पर्पस है। अच्छा, बिल्डिंग यूज्ड फॉर ओन रेजिडेंस बाय मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स अपने घर के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको, यूज्ड फॉर ओन रेजिडेंस बाय मिस्टर एक्स। बताइए ये आएगी नहीं आएगी, सोच के बताइएगा। मिस्टर एक्स अपने उसको रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सर ये नहीं आएगी, इनकम नहीं आ रही। अरे बाबा, दो चीजें हैं, पहले तो सेक्शन 22 एंट्री दे और दूसरा उसकी एनुअल वैल्यू निकालने का तरीका। बात समझो, मैं 23 सेक्शन नहीं पूछ रहा एनुअल वैल्यू कितनी आएगी नहीं आएगी, मैं मात्र ये पूछ रहा हूं 22 में कवर्ड है या नहीं। कवर्ड होने के बाद इसकी इनकम निकाली जाएगी, एनुअल वैल्यू निकाली जाए ना जाए वो सब बात अलग है। पहले कंसंट्रेट करो, मैं खाली हाँ पे और ना पे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। भाई कवर्ड है, एनुअल वैल्यू निकाली जाएगी नहीं निकाली जाएगी वो 23 सेक्शन में देखेंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, खाली पड़ी हुई प्रॉपर्टी पे एचपी हेड लगेगा, सर इनकम तो नहीं आ रही। वही फिर मैंने बोला ना, फिर बेवकूफ वाली बात कि भाई ये बात आपको ये देखनी पड़ेगी एनुअल वैल्यू के सेक्शन में 23 में बताएंगे। लेट आउट है, आएगा जी, एनुअल वैल्यू निकाली जाएगी, कैसे कितनी वो बात नहीं बताऊंगा अभी। शॉप की तरह नहीं, क्योंकि ये तो 22 ने एंट्री नहीं दी। यूज्ड फॉर ओन रेजिडेंस, बिल्कुल आएगी जी, बिल्कुल आएगी जी। क्यों सर, इनकम तो नहीं आ रही? अरे ना आए, हाउस प्रॉपर्टी है, हेड में कवर्ड है, एनुअल वैल्यू हो सकता है नील हो इसकी, कोई सेक्शन बना रखा हो, ठीक है। और सोचते हैं, बिल्डिंग लेट आउट टू टेनेंट एंड टेनेंट यूजिंग फॉर फैक्ट्री। बताओ क्या ये एचपी हेड में बिल्डिंग कवर्ड होगी या नहीं होगी, सोच के बताओ। विल दिस बिल्डिंग बी कवर्ड अंडर एचपी? बिल्डिंग लेट आउट टू टेनेंट एंड टेनेंट यूजिंग फैक्ट्री, कवर्ड है जी। टेनेंट उसमें कबड्डी लड़े, टेनेंट उसमें रहे, टेनेंट उसके दीवारे को तोड़ दे, वो टेनेंट जाने आप जानो, लेकिन आपके हाथ में ओनरशिप है, यस। क्या आपके पास स्ट्रक्चर है, यस। क्या आप अपने कॉमर्शियल पर्पज से इस्तेमाल नहीं कर रहे, नहीं। और चौथा, क्या एनुअल वैल्यू आएगी, वो देख लेंगे कितनी आएगी। तो बेसिकली एचपी में आने के लिए सबसे पहली कंडीशन स्ट्रक्चर, दूसरी कंडीशन ओनरशिप, तीसरा इस्तेमाल अपने बिजनेस प्रोफेशन के लिए नहीं करना, और चौथा फिर एनुअल वैल्यू निकालनी है। तो अब मैं आपको एनुअल वैल्यू निकालने की सेक्शन बता रहा हूं। अगर वो आपने सेक्शन 22 को समझ लिया है तो अब मैं आपको एनुअल वैल्यू बता रहा हूं जो 23 सेक्शन में आती है। और एनुअल वैल्यू इज अ डीम्ड वैल्यू, इसका लॉजिक अब बताऊंगा, इज अ नोशनल वैल्यू। फ्रेंड्स, कोई हेड ऐसा नहीं है जहां पर हमारी इनकम ना होते हुए भी इनकम टैक्सेबल होती है, दिस इज द ओनली हेड। आपके पास पैसा नहीं है फिर भी मैं आपसे फीस लूंगा, फिर भी मैं आपको प्रेशराइज करूंगा डीम्ड बेसिस पर। एनुअल वैल्यू एक डीम्ड वैल्यू है, नोशनल वैल्यू है। और हाउस प्रॉपर्टी एक ऐसा हेड है जहां पर ये एनुअल वैल्यू टैक्सेबल हो रही है। हाउस प्रॉपर्टी एक ऐसा हेड है जहां पर एनुअल वैल्यू टैक्सेबल हो रही है। का लॉजिक क्या है, देखो जो सैलरी इनकम होती है ना वो छुपा ही नहीं सकते। कैसे नहीं छुपा? अपने आपके माता पिता हैं, आप नहीं छुपा सकते, आपके सगे संबंधी है, नहीं छुपा सकते, लेकिन आपने कोई नया दोस्त बनाया है 2 दिन पहले 3 दिन पहले, छुपा सकते, क्योंकि वो 2 लोगों के बीच की बात है दोस्ती। जैसे वो आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात भी आप सोच सकते हो जो आप छुपा लेते थे आराम से। किसी ने पूछा ये कौन है, क्या जी ये तो मेरा फ्रेंड है। उस दूसरे वाले से पूछा ये कौन है, जी मेरा फ्रेंड है। आप बताओ ही मत, आप ये बोलो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मेरा फ्रेंड है, कैसे पता चलेगा गर्लफ्रेंड है? वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बात नहीं पता लगा सकता ना, क्योंकि दो भी ऐसे जब प्रॉपर्टी होती है दोस्तों किराए पे दी जाए, एक होता है लैंडलॉर्ड और एक होता है टेनेंट। क्योंकि लैंडलॉर्ड और टेनेंट की बीच की बात है। गवर्नमेंट ने पूछा लैंडलॉर्ड से टेनेंट पे दिया क्या, जी ना।
टेनेंट से पूछा दिया रेंट पे लिया है क्या, ना जी ना। अब कैसे पता कि उनका नार्को टेस्ट करवाओगे, 3rd डिग्री टॉर्चर लगवाओगे क्या, उनको 3rd डिग्री टॉर्चर बर्फ की सीली पे लेटाओगे, झूठ बोल रहे हो सच बोल रहे हो, कोई क्राइम है। कैसे पता लगाओगे रेंट पे दिया है, क्योंकि दो बंदों की बीच की बात है, समझो मेरी बात। सैलरी इनकम है, छुपा नहीं सकते, वहां पर आपके ऑफिस में 50 लोग होंगे, बता देंगे। प्रॉपर्टी बेची है वो पता लग जाएगा, रजिस्ट्री होती है, बैंक में एफडी है, आप झूठ बोल सकते हो, बैंक वाले झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि ये इनकम स्पष्ट क्लियरली दो लोगों के बीच की होती है, तो यहां पर हेरा फेरे होने की चांसेस ज्यादा हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा छोड़ो भाई, तुमने रेंट पे दियो ना दियो, किराया आ रहा हो या ना आ रहा हो, तुम्हारे पास स्ट्रक्चर है ना, तो हम इसकी इनकम टैक्सेबल करेंगे, और उसको नाम दे दिया एनुअल वैल्यू। क्योंकि यहां पर हमें पता था टैक्स इवेजन होने वाला है इस हेड की इनकम में, टैक्स इवेजन होने वाला है, या टैक्स इवेजन कह लो, या इनकम को डिस्क्लोज नहीं करने वाले, इनकम को डिस्क्लोज नहीं करने वाले, क्योंकि मुद्दा ही ऐसा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मुद्दा है, वो डिस्क्लोज नहीं करते, बाकी सब डिस्क्लोज कर दोगे, क्योंकि उसमें पता है ना उसमें पिटाई ज्यादा होती है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा ऐसा करते हैं, इस हेड में कुछ बुनियादी फैक्टर देखते हैं, आपके पास स्ट्रक्चर है, आप उसके ओनर हो तो, और उसको कॉमर्शियल पर्पज को इस्तेमाल नहीं करते, तो इनकम निकाली जाएगी। इनकम का नाम दे दिया एनुअल वैल्यू, और वो डीम्ड वैल्यू। अच्छा, एनुअल वैल्यू क्या कही गई, सुन लीजिएगा, मैं आपको सरल शब्दों में कह रहा हूं, वो है जी एक्सपेक्टेड रेंट। अच्छा एक बात और है, और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हाइयर। अच्छा, या फिर लोग एचपी में इनकम दिखा तो देते, रेंट अगर मिल रहा है ₹1,00,000, एग्रीमेंट बना लेंगे 5,000 रुपए महीने का, रेंट मिल रहा है ₹1,00,000 महीना, एग्रीमेंट बना लेंगे 5 का। अब कैसे पता लगेगा, आईटी कहेगा 95 नंबर 2 में ले रहे हो क्या, क्या प्रूफ है, फिर वो छुपा लोगे। तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसा करो, एक्चुअल रेंट तुम दिखा रहे हो 5,000 महीना, चलो हम लिख लेते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट प्रॉपर्टी का निकाला जाएगा कि 1 साल का एनुअल, जब तो बोलते हैं 1 साल का प्रॉपर्टी का एक्सपेक्टेड रेंट निकाला जाएगा, इसका भी प्रक्रिया है, इतना मिल सकता है, मान लीजिए मिल सकता है ₹1,00,000, तो गवर्नमेंट कहती है हायर, हम तो ₹1,00,000 महीना मान लेंगे तुम्हारी एनुअल वैल्यू आ रही है। तो एनुअल वैल्यू क्या है, असली की वैल्यू और एक नोशनल एक्सपेक्टेड रेंट जो निकाला जाएगा, विच एवरेज है। ऐसा किराए पे नहीं दिया, नहीं दिया तो ये 0 हो गया, दे सकते थे 1,00,000 मिलते, फिर 1,00,000 हो गया। तो दोनों केसेस को गवर्नमेंट ने फंसा दिया, जो लोग डिस्क्लोज नहीं करते प्रॉपर्टी किराए पे है, या जो रेंट को कम दिखाते हैं। अच्छा, जो 2,00,000 महीना दिखा रहा है एक्चुअल रेंट, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपेक्टेड रेट था 2 दिखा रहा है 2 ही ले लेंगे। तो गवर्नमेंट ने जो ऑनेस्ट है उसके लिए ये नहीं बनाया, जो डिसऑनेस्ट है उसके लिए बनाया एक्सपेक्टेड रेंट। और जैसे मेरी टैक्स की फीस है मान लो ₹20,000, मुझे पता लग गया आपकी हैसियत बड़ी अच्छी है, आप 40 दे सकते हो मुझे, तो मैंने कहा जी 40 दे दो, आप 40, भाई ₹20,000 मेरा एक्सपेक्टेड है, आप 40 देने को 40 ले लो, नहीं सर मैं तो 10 दूंगा, मैंने कहा 10 नहीं दे सकते, मैं एक्सपेक्टेड ही 20 कर दिया मैंने। तो मैंने सब चीजों को देखते हुए एक्सपेक्ट किया 20। आप मुकेश अंबानी के बच्चे हो, मैंने कहा 4 लाख दे दो भाई, गरीब बच्चे हो, मैंने कहा चलो आप 10 दे सकते हो, लेकिन मैं तो 20 ही लूंगा, क्योंकि मैंने 20 जो किया है ये हर एक को देखते हुए बनाया है मैंने, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। तो जो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट है वो एक एनुअल रेंट है, जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको मिलेगा, वो निकालना सिखाऊंगा। और जो आपको रेंट मिला, अच्छा डजंट मिला ही नहीं, डजंट मैटर, क्योंकि एक्सपेक्टेड और एक्चुअल विच एवर इज हाई लेना है, ये है जी एनुअल वैल्यू। तो जो लोग बोलते हैं रेंट पे नहीं दिया, गवर्नमेंट ना दे, एक्सपेक्टेड तो रेंट आएगा ही आएगा, कम पे दिया फिर एक्सपेक्टेड ज्यादा आएगा। अच्छा, जो अच्छे रेंट पे दे रहे हैं और दिखा भी देते उनके लिए नहीं है ये कॉन्सेप्ट, उनका तो ऑब्वियसली एक्चुअल रेंट ज्यादा ही आएगा। तब सबसे पहली बात दोबारा रिवाइज करें, सेक्शन 22 में सबसे पहले क्या निकालना है, एनुअल वैल्यू, लेकिन नहीं, उससे पहले स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की ओनरशिप और कॉमर्शियल पर्पज का इस्तेमाल नहीं करना, तो क्या निकालोगे, एनुअल वैल्यू। और एनुअल वैल्यू निकालने के लिए आपको चाहिए एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हाई, ये 23 सेक्शन में लिखा है। आइए अब मैं आपको ये एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट की कहानी समझाता हूं। देखो जी, सबसे पहले हेडिंग डालो सेक्शन 23 कैलकुलेशन ऑफ एनुअल वैल्यू, और आप 22 से रजामंदी लेके आए होंगे जब भी 23 लगा। एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है ना,
अब एक्सपेक्टेड रेंट है साल का रेंट जो आपको हर साल मिलना चाहिए, नहीं मिले कम मिले वो आपकी प्रॉब्लम। सबसे पहले आप एक क्वेश्चन में फिगर ढूंढिएगा, उसका फिगर का नाम है म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू बच्चों, म्युनिसिपल वैल्यू वो वैल्यू है जो एमसीडी के रिकॉर्ड से मिल जाएगी उस बिल्डिंग की। इस वैल्यू पर हाउस टैक्स लगाया जाता है। तो हर प्रॉपर्टी की वैल्यू एमसीडी वाले करने वाले हैं, हर प्रॉपर्टी की वैल्यू एमसीडी वाले करने वाले हैं, इस पे हाउस टैक्स लगता है। तो मान लीजिए क्वेश्चन में ये वैल्यू दी हुई है 2 लाख रुपए, तो आप इस वैल्यू को ढूंढिए, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड रेंट निकाला जाएगा ना वो 3-4 फिगर की जुगलबंदी है। दूसरा फिगर आप ढूंढिएगा क्वेश्चन में, फेयर रेंटल वैल्यू, एफआरवी, जिसको इसको एमवी कहते हैं, इसको कहते हैं एफआरवी। और ये दिया हुआ है मान लीजिए 3 लाख रुपए, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये क्या है सर? अरे बाबा ये मार्केट का रेंट है, प्रॉपर्टी में मार्केट रेंट, प्रॉपर्टी का मार्केट में रेंट क्या चल रहा है। ये तो कोई पान वाला प्रॉपर्टी डीलर कोई भी है जो उस लोकेलिटी में रहता है बता देगा। तो कोई भी प्रॉपर्टी जो आप ओन करते हैं, बिल्डिंग ओन करते हैं, उसका मार्केट का रेंट जितना स्ट्रक्चर एचपी में आ रहा है, ग्राउंड फ्लोर पे अगर फैक्ट्री है उसको हटा दो, फर्स्ट फ्लोर को देख लो, फर्स्ट फ्लोर फैक्ट्री है, ग्राउंड फ्लोर किराए पे है तो ग्राउंड फ्लोर, जितना पोर्शन एचपी में आ रहा है सेक्शन 22 में उतने पोर्शन का मार्केट का रेंट पूरे साल का। फिर गवर्नमेंट कहती है विच एवर इज हाई, देखो क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड रेंट को हाई लेना चाहती है। वो हो गया जी 3 लाख रुपए। गवर्नमेंट चाहेगी एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा हो कम हो, ज्यादा हो। तो एक्सपेक्टेड रेंट को निकालने के लिए 2-3 फिगर की जुगलबंदी, जैसे चाय बनाने के लिए आपको पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, समझो ना, उसी प्रकार से एनुअल वैल्यू निकालने के लिए चाहिए एक्सपेक्टेड रेंट, और एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए चाहिए म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू। फिर क्वेश्चन में ढूंढना एक फिगर और उस फिगर का नाम है जी स्टैंडर्ड रेंट। मान लीजिए स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.5 लाख रुपए, और ये आपको मिलेगा स्टैंडर्ड रेंट रेंट कंट्रोल एक्ट में। रेंट कंट्रोल एक्ट में स्टैंडर्ड रेंट एक आपको फॉर्मूला मिलेगा। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम अमाउंट विच द ओनर कैन रिलाइज फ्रॉम अ डिफॉल्टिंग टेनेंट। अगर टेनेंट आपको रेंट देने में डिफॉल्ट कर दे, टेनेंट आपको रेंट देने में डिफॉल्ट कर दे, तो ये वो रेंट है, तो ये वो रेंट है जो आपको मिलने वाला है, टेनेंट कोर्ट से मिलने वाला है। तो अगर प्रॉपर्टी का एक्चुअल रेंट है 10 लाख रुपए और स्टैंडर्ड रेंट है 2 लाख रुपए, तो कोर्ट में आपको अगर अर्जी दाखिल करनी पड़ेगी टेनेंट के अगेंस्ट, कोर्ट आपको 2 लाख रुपए ही दिलवाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट है उसका 2 लाख रुपए। तो स्टैंडर्ड रेंट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेंट विच द ओनर कैन रिलाइज फ्रॉम अ डिफॉल्टिंग टेनेंट। तो एक डिफॉल्टिंग टेनेंट से मैक्सिमम आपको स्टैंडर्ड रेंट जितना रेंट ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। अब क्या हुआ, बात सुनिएगा। गवर्नमेंट चाह रही है एक्सपेक्टेड ज्यादा से ज्यादा हो, एक्सपेक्टेड ज्यादा होगा ना, परफॉर्मेंस अगर इससे नीचे है तो एक्सपेक्टेड, उससे ऊपर है तो एक्चुअल, फंस गए ना। बेंचमार्क मैंने ज्यादा कर दिया तो आपको वो परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा। अब क्या हुआ, शीला कौशिक वर्सेस सीआईटी, एक सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ है, शीला कौशिक वर्सेस सीआईटी, से सुप्रीम कोर्ट केस लॉ। उसमें ये बात गई, अच्छा ये जो एक्सपेक्टेड रेंट निकाला जा रहा है ये असली है या काल्पनिक है? इज इट काल्पनिक और असली? सर काल्पनिक, हवा हवा में ही बात चल रही है, सोच में चल रही है। इतना म्युनिसिपल वैल्यू होती, इतनी एफआरवी होता, विच एवर इज हाई होता। तो फिर अगर सोच में ही बात चल रही है तो एसएससी बोलता है कि भाई सोच में पॉजिटिव बात क्यों सोच रहे हो, नेगेटिव बात भी सोच लो। मान लो मेरा टेनेंट सोच में ही बिगड़ जाए, रेंट देने से मना कर दे और कोर्ट में बात चली गई, कोर्ट तो मुझे 2.5 लाख ही दिलवाएगा, तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट 3 लाख? तो सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई और कहा एक्सपेक्टेड रेंट कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट, यानी कि जो एक्सपेक्टेड रेंट है स्टैंडर्ड से ज्यादा नहीं हो सकता। हम तो 3 लाख लेने हैं तो 2.5 लाख लेना पड़ेगा, तो इसका हमने कर दिया विच एवर इज लोअर, और इसको नाम दे दिया एक्सपेक्टेड रेंट 2.5 लाख रुपए। आ गया जी
एक्सपेक्टेड रेंट, 3 फिगर की जुगलबंदी, MV और FRV विच एवर इज हाई, हाइयर फिगर और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लो। तो पहले हाई और फिर लो, ये हो गया एक्सपेक्टेड रेंट। और ये एक्सपेक्टेड रेंट लो होने का फायदा शीला कौशिक वर्सेस CIT सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने दिया, अदरवाइज तो एक्सपेक्टेड रेंट पहले 3 लाख लिया जाता था। आप सोच रहे हो सर मेरे 100 आएंगे, ठीक है, लेकिन आपने 10 का तो अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो फिर 100 कैसे आएंगे, फिर 90 आएंगे, विच एवर इज लो लेंगे ना। तो ये हम वर्स्ट केस सिनेरियो, बेस्ट गवर्नमेंट ले रही थी बेस्ट केस सिनेरियो, हमने मतलब असेसी ने की अपील फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, और वहां पर ये डिसाइड हुआ कि वर्स्ट केस भी तो देखो कि अगर कोई बंदा रेंट ना दे, कोर्ट में बात चली जाए तो कितना मिलता, 2.5 मिलते। तो वर्स्ट केस 2.5, तो बेस्ट केस 3, वर्स्ट केस 2.5, विच एवर इज लो ले लो 2.5, कम से कम रियलिस्टिक अजम्पशन ली जाए। समझो मेरे 150 आ जाएंगे 100 में से, भाई रियलिस्टिक अजम्पशन कितनी लोगे, 90 का अटेम्प्ट किया तो 150 और 90 विच एवर इज लेस। अब इस एक्सपेक्टेड रेंट को बच्चों कंपेयर करो किससे, अब इस एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करो, ये कॉपी कर लो शीला कौशिक CIT। अब इस एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करो एक्चुअल रेंट से। अगर प्रॉपर्टी किराए पे दी हुई है, नहीं दी हुई है तो ये हम एनुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड रेंट ही ले लेंगे। तो आप इसको कंपेयर करो एक्चुअल रेंट से, क्योंकि यही होता है आपकी एनुअल वैल्यू। अब मान लो जी क्वेश्चन में दी हुई है 3.5 लाख, अब ये हो गया जी विच एवर इज हाई, एंड दिस इज नोन एज एनुअल वैल्यू, और ये आ गया 3.5, ये हो गया जी अब हाई। तो लो हाई, हाँ हाई लो हाई, हाई लो हाई, तो पहले बेस्ट केस सिनेरियो फिर वर्स्ट केस सिनेरियो, ये एक्चुअल सिनेरियो, ये एक्चुअल सिनेरियो, ये नोशनल फिगर है, ये एक्चुअल फिगर है, और एक्चुअल फिगर 0 हो या कुछ एक्सपेक्टेड रेंट तो हाइयर ही आएगा। हाँ अगर 2.5 से ऊपर, अगर 2.5 से कम होता है एक्चुअल तो 2.5 लेते। ये एनुअल वैल्यू है, ये टैक्सेबल होगी हाउस प्रॉपर्टी, ये टैक्सेबल होगी हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन दोस्तों इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर का नाम है, जरा नाम देख लें, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो भाई आपने अभी तक तो रेवेन्यू लिया है हाउस प्रॉपर्टी का, क्योंकि आपको मिले कितने हैं 3.5 लाख, देखो 3.5 लाख रुपए मिले ना, हमने तो खाली अभी तक रेवेन्यू लिया, ये तो रेवेन्यू है ना एक तरीके से जो आपको मिला, लेकिन इसको कमाने के लिए खर्चे नहीं हुए होंगे, तो इंजेक्शंस मिलेंगी, डिडक्शंस मिलेंगी। तो पहली डिडक्शन मिलेगी म्युनिसिपल टैक्स की, पहली डिडक्शन मिलेगी म्युनिसिपल टैक्स की, और मान लो वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 50,000, ये क्या होता है, हाउस टैक्स कह लो, इसको लोकल टैक्स कह लो, इसको प्रॉपर्टी टैक्स कह लो, कुछ भी नाम दे दो, इसको म्युनिसिपल टैक्स, हाउस टैक्स, लोकल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। ये माइनस करना है, हर प्रॉपर्टी को जिसकी भी इनकम HP में आती है इसको माइनस करना है। हाँ जी दोस्तों, और अगर ये पेड हो, हाँ पेड बाय ओनर हो, ये पेड बाय ओनर हो, ये पेड बाय, एक सेकेंड दोस्तों, ये पेड बाय ओनर हो, ये पेड बाय ओनर हो और प्लस प्रीवियस ईयर में पेड हो, ये पेड बाय ओनर और प्रीवियस ईयर में हो तो माइनस होगा, पेड होना चाहिए। हाँ अगर ये म्युनिसिपल टैक्स पेड नहीं किया गया, आउटस्टैंडिंग है, माइनस नहीं होगा। अच्छा जो ये डिडक्शंस है ना पहली जो दे रहे हैं, कई का डिडक्शंस याद रखिएगा, कुछ डिडक्शंस पेड बेसिस पे होती हैं, कुछ डिडक्शंस ड्यू बेसिस पे होती हैं, कुछ डिडक्शन डीम्ड बेसिस पे होती है। तो ये जो डिडक्शन होती है ये पेड बेसिस पर है, हाँ जी ये पेड बेसिस पर है। अगर ओनर ने म्युनिसिपल टैक्स की पेमेंट नहीं करी तो ये माइनस नहीं होगा, ये माइनस नहीं होगा। अगर ओनर ने म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन, म्युनिसिपल टैक्स पे नहीं किया तो माइनस नहीं होगा, और ये ओनर को देना है जी, और प्रीवियस ईयर में देना है। 3 बातें याद रखिएगा,
तीन बातें याद रखिएगा, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, लोकल टैक्स ओनर को देना है, प्रीवियस ईयर में देना है और पेड बेसिस पे देना है। पेड बेसिस पे देना है। अगर ये आउटस्टैंडिंग है, टेनेंट ने पे किया है, टेनेंट ने पे किया है, तो ये माइनस नहीं होगा, याद रखिएगा। तो पेड, ओनर और प्रीवियस ईयर, तीन बातें, पी 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 ओ पी, कुछ भी याद कर लो यार। तो म्युनिसिपल टैक्स हो, हाउस टैक्स हो, लोकल टैक्स हो, प्रॉपर्टी टैक्स हो, ओनर ने उसका भुगतान प्रीवियस ईयर में किया हो और एक्चुअली किया हो, चेक से हो, कैश से हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस होगा। उसके बाद अमाउंट आ जाएगा, उसको नाम है एनुअल वैल्यू। सर पहले भी एनुअल वैल्यू, अरे भाई देखो, गवर्नमेंट ने कहा म्युनिसिपल टैक्स करने से पहले, माइनस करने से पहले इसको नाम दे दो ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इसको नाम दे दो ग्रॉस एनुअल वैल्यू और इसको नाम दे दो नेट एनुअल वैल्यू। तो पहले तो आप पता लगाओ आपकी जीएवी क्या है, इसको बोला जीएवी, वो होता है ई आर और ए आर, ये होता है ई आर और बाबा रे बाबा ये होता है ए आर, ई आर ये होता है ए आर, विच एवर इज हाई, वो हो गया जीएवी। उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, भुगतान प्रीवियस ईयर में ओनर द्वारा हो गया हो, वो माइनस करने के बाद आ गया एनएवी, जिसको हम बोलते हैं एनएवी। एक खर्चा हमने माइनस करके एनएवी निकाला। उसके अलावा और क्या खर्चे होंगे बिल्डिंग के ऊपर? सर मेंटेनेंस, रिपेयर, हो सकता है इंश्योरेंस करवा रखा हो सकता है उस पे कुछ भी, और क्या खर्चे होंगे, रंग रोगन हो गया। तो गवर्नमेंट कहती है ऐसा करो, उसमें दो खर्चे और माइनस करो, 24A की डिडक्शन, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, जैसे सैलरी में ली थी ना, और स्टैंडर्ड डिडक्शन है 30% ऑफ एनएवी। बेटा ये डीम्ड है, लो जी डीम्ड है, एज्यूम्ड है, मिलेगी इतनी। आपके रिपेयर के, मेंटेनेंस के खर्चे कम हो या ज्यादा हो, एनएवी का 30% फिक्स्ड है, तो ये 90,000 रुपए फिक्स्ड हैं जो माइनस होंगे। अगर एनएवी 10 तो 3 लाख, एनएवी 1 लाख तो 30,000, तो ये 30%, 90,000 बिल्कुल सही। तो जो भी एनएवी आएगी उसमें से 24 से बाय डिफॉल्ट लेना है। खर्चे क्वेश्चन में दिए हुए हो, ना दिए हुए हो, ज्यादा दिए हुए हो, कम दिए हुए हो, इतना ही मिलेगा 30% ऑफ एनएवी। तो 3 लाख का 30% 90,000 रुपए होता है, 90,000 ही माइनस होगा। अगर एनएवी 10 लाख है तो 3 लाख, एनएवी लाख है तो 30,000, एनएवी 10,000 है तो 3,000। गवर्नमेंट लिंक कर दिया 24A की डिडक्शन, ये डिडक्शन जो है 24A की एनएवी के साथ। तो प्रॉपर्टी पे आपके रेंट के, आपके रिपेयर के, मेंटेनेंस के खर्चे कम हो ज्यादा हो हमें मतलब नहीं, हम 30% देंगे। और दूसरा आपको खर्चा मिलेगा 24B का डिडक्शन, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर आपने कोई हाउसिंग लोन लिया है या लोन लिया है हाउस के पर्पस के लिए, मान लो वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 लाख रुपए, ये मैंने 2 लाख रुपए ने एज्यूम करें क्वेश्चन में दिए हुए हैं, इसकी कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा, तो आपको ये भी माइनस करना है। और उसके बाद आ जाएगी टैक्सेबल एचपी इनकम। अगर हम देखें तो ये 290, तो ये 10,000 रुपए आई मात्र आपकी इनकम। तो बेसिकली आपने क्या किया, 3 आपको खर्चे मिले, ऐसे 16(1)(a), 16(2), 16(3), 3 ही खर्चे सैलरी से थे, 3 ही खर्चे इधर हैं। एक खर्चा जीएवी से, जिसको कहते हैं म्युनिसिपल टैक्स, और 2 खर्चे एनएवी से, 24A और 24B। 24A जो है ना बाबा, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, वो 30% है, फ्लैट है, खर्चे कम हो ज्यादा हो कोई मतलब नहीं। और 24B ये हाउसिंग लोन है, किस लिए ले लिया है, रिपेयर के लिए लिया है, मेंटेनेंस के लिए लिया है, कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, परचेज के लिए लिया है, रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, बैंक से लिया है, कहां से लिया है, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा आगे के लेक्चर्स में। अभी तो मैंने 2 लाख, 1.5 लाख, कुछ भी जो अमाउंट था वो एज्यूम कर लिया और माइनस कर दिया। ये अमाउंट आपका ग्रॉस टोटल इनकम में जाएगा। तो आपको एक्चुअल में रेंट मिला कितना था जरा देखें। आपको एक्चुअल रेंट 3.5 लाख मिले थे, लेकिन मात्र 3.5 में से 10,000 रुपए ही आपके जुड़े इनकम में, तो दैट्स अ गुड थिंग।
अगर 3.5 नहीं मिलते आपको, मान लो 3.5 की जगह आपको मिलते 1.5 लाख रुपए, तो बाबा 2.5 लाख तो मिनिमम जुड़ता, म्युनिसिपल टैक्स 2.5 में से घटाते 2 आ जाता, 2 का 30% 60,000 होता, और वो फिर 2 लाख रुपए वो माइनस करते, तो नेगेटिव इनकम भी आ सकती है। यस, अगर डिडक्शंस ये वाली और ये वाली मिलकर 3 लाख से ज्यादा हो जाएं तो नेगेटिव इनकम भी आती है। वो सब चीजें करेंगे, तो एक बार रिवाइज करिएगा मेरे साथ। सेक्शन 22 क्या है? चार्जिंग सेक्शन। स्ट्रक्चर होना चाहिए, स्ट्रक्चर का मालिकाना हक होना चाहिए, इंडिविजुअल के पास हो, कंपनी के पास हो, फर्म के पास हो, एओपी के पास हो, बीओआई के पास हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो ओनरशिप एक्चुअल हो या डीम्ड हो। उसके बाद आपको निकालनी है जी एनुअल वैल्यू, और एनुअल वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले चाहिए एक्सपेक्टेड रेंट, और एक्सपेक्टेड रेंट जो होता है दोस्तों, एक्सपेक्टेड रेंट जो होता है वो होता है फेयर रेंटल वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हाई, और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लेस, उसको बोलेंगे जी ई आर। ई आर और ए आर विच एवर इज हाई उसको बोलेंगे जीएवी। जीएवी में से माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस अगर पे कर दिए ओनर ने प्रीवियस ईयर में। आउटस्टैंडिंग है तो माइनस नहीं होंगे, जब पे करेंगे जब देखेंगे। और उसके बाद आ जाएगी एनएवी। एनईवी में 2 इंजेक्शन लगाइएगा। 24A का 30% फ्लैट है, खर्चा दे ना दे, कम दे ज्यादा दे, 30% ही लेना है। 24 भी क्वेश्चन बताएगा कि इतना ब्याज बनता है, कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा, आ जाएगी टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी इनकम। ये तो हो गई बेसिक की बात। अब इस चैप्टर में आपको करना क्या है, इस बेसिक फॉर्मूला को ना, ये जो मैंने अभी बताया, इसकी सिचुएशंस हैं या केसेस हैं जहां पर ये फॉर्मूला लगना है। 7, 8, 9 केसेस हैं। पहला केस है, सुनिएगा, प्रॉपर्टी फुल्ली लेट आउट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। पूरे के पूरे 12 महीने के लिए प्रॉपर्टी किराए पे दी हुई है। उस केस में ये फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। कैसे करेंगे? दूसरा केस है प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एंड पार्टली वेकेंट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। इसका मतलब है कुछ महीनों के लिए किराए पे, कुछ महीनों के लिए बंद पड़ी है। उस केस में फॉर्मूले को थोड़ा, तो याद रखना ये बेस है, फॉर्मूला बेस है। उस जैसे पिज्जा का बेस होता है ना, टॉपिंग अलग अलग करते रहते हैं, तो फॉर्मूला यही है, हर सिचुएशन में थोड़ा चेंज कर देंगे। हाँ जी, तीसरा केस है प्रॉपर्टी fully vacant during previous year as no suitable tenant could be found। ये पूरे साल प्रॉपर्टी खाली पड़ी रह गई क्योंकि पूरे साल आपको टेनेंट मिला ही नहीं, नो सुटेबल टेनेंट कुड बी फाउंड। चौथी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी फुल्ली वेकेंट during previous year and kept and no intention to let out। आपको किराए पे देने की इंटेंशन ही नहीं थी, तो इसलिए खाली पड़ी रही पूरी, fully vacant during previous year and no intention to let out, no intention to let out। पूरे के पूरे साल खाली पड़ी है और किराए पे देने की कोई इच्छा भी आपकी नहीं। पांचवी प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर सेल्फ रेजिडेंस। मैंने बोला था ना ये वाली भी आती है, बाय ओनर। छठी प्रॉपर्टी मोर देन 2 यूज्ड फॉर सेल्फ रेजिडेंस बाय ओनर। ये 1 प्रॉपर्टी थी, 1 प्रॉपर्टी यूज फॉर सेल्फ रेजिडेंस। अब यहां पर आपके पास 2 या मैं बोलूं 1 और 2 प्रॉपर्टी यूज फॉर सेल्फ रेजिडेंस। होता है ना, एक घर में रह रहे हो, घर छोटा पड़ रहा है तो एक घर और ले लिया, उसमें भी आपके बच्चे रह रहे हैं, या एक प्रॉपर्टी आपको बाप दादाओं के मरने के बाद मिली, वो आपके गांव में है, एक प्रॉपर्टी शहर में बना ली,
तो एक या दो प्रॉपर्टी आपके पास रहने के लिए, और यहां पर बंदा कुछ ज्यादा ही रईस है, दो से ज्यादा प्रॉपर्टी रहने की, गवर्नमेंट कितना फैलेगा भाई। इस केस में थोड़ा फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट कह रही है एक या आपके पास दो प्रॉपर्टियां रहने के लिए, और इसमें आपके पास दो से ज्यादा रहने के लिए। सातवां, प्रॉपर्टी could not be used for self residence due to business profession employment at other place। कह रहे हैं जी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल आप नहीं कर पाए रेजिडेंस के लिए क्योंकि आपका बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट किसी और शहर में है। कभी कभार ऐसा होता है दिल्ली में नौकरी करते हो, तबादला हो गया मुंबई, और दिल्ली के प्रॉपर्टी पे ताला लगा के चले गए, वो प्रॉपर्टी अब खाली पड़ी हुई है, थी तो रहने वाली लेकिन यूज नहीं कर पाए क्योंकि नौकरी है उसके कारण जाना पड़ा, या प्रोफेशन के कारण जाना पड़ा, या बिजनेस के कारण जाना पड़ा, मान ले किसी कारण काम धंधे के कारण अपनी प्रॉपर्टी पे लगाना पड़ा ताला। आठवीं प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी let out for some months during previous year and self residence for other months। इसको कहते हैं पार्टली लेट आउट, पार्टली रेजिडेंशियल, पार्टली लेट आउट, पार्टली रेजिडेंस, कि कुछ महीने रहने के लिए, कुछ महीने किराए पे है। 8 महीने किराए पे 4 महीने रह रहे हो, या 8 महीने रह रहे हो 4 महीने किराए पे, या 11 महीने किराए पे 1 महीना रह रहे हो, या 11 महीना रह रहे हो 1 महीना किराए पे। तो कुछ महीनों के लिए प्रॉपर्टी किराए पे है, कुछ महीनों के लिए प्रॉपर्टी रेजिडेंस की है। और 9th है प्रॉपर्टी यूज्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड यानी कि आप प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का काम है, आपके पास प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, उस केस में देखते हैं क्या होता है। जरा लिख लेना भैया, लिख लो जल्दी से, केसेस लिख लो। प्रॉपर्टी यूज्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। चलिए दोबारा से आ जाएं। पहला केस है प्रॉपर्टी फुली लेट आउट, यानी कि पूरे के पूरे 12 महीने किराए पे दी हुई है। पार्टली लेट आउट, पार्टली वेकेंट का मतलब है कुछ महीने किराए पे कुछ महीने ताला। फुल्ली वेकेंट 12 के 12 महीने खाली क्यों टेनेंट मिला ही नहीं। प्रॉपर्टी फुल्ली वेकेंट लेकिन किराए पे देना ही नहीं चाहते थे, यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए रखी हुई है। एक या दो प्रॉपर्टी सेल्फ रेजिडेंस के लिए जिसमें खुद रहते हो, एक या दो। अच्छा, दो से ज्यादा प्रॉपर्टी है रेजिडेंस के लिए, देखते हैं उसमें एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। या ये रेजिडेंस की तो थी लेकिन बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट दूसरे शहर में तबादला हो गया, शिफ्ट कर लिया तो बंद करके जानी पड़ गई। ये प्रॉपर्टी कुछ महीने किराए पे कुछ महीने रेजिडेंस, पार्टली लेट आउट पार्टली रेजिडेंस बोलेंगे। और प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड की तरह जो इस्तेमाल की जाती है। तो मैं अब आपको पहला केस समझा रहा हूं। फर्स्ट केस जो है प्रॉपर्टी फुल्ली लेट आउट, प्रॉपर्टी फुल्ली लेट आउट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। इसका मतलब है पूरे के पूरे 12 महीने प्रॉपर्टी किराए पे दी हुई है। जरा एक क्वेश्चन मैं दूंगा, आप अपने आप करेंगे। म्युनिसिपल वैल्यू 40,000 पर मंथ, फेयर रेंटल वैल्यू 30,000 पर मंथ, स्टैंडर्ड रेंट 50,000 पर मंथ, एक्चुअल रेंट 25,000 पर मंथ, म्युनिसिपल टैक्सेस 5,000 पर मंथ, रिपेयर 3,000 पर मंथ, और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन 6,000 पर मंथ। प्लीज करिएगा, ये प्रॉपर्टी पूरे 12 मई के 12 महीने लेट आउट है। तो लिखा है क्वेश्चन में
fully let out ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, और यहां लिखा है 2 months म्युनिसिपल टैक्सेस आउटस्टैंडिंग है, और रिपेयर में लिखा है 10 months पेड। जरा देखना, म्युनिसिपल टैक्स में लिखा है 2 महीने का म्युनिसिपल टैक्स आउटस्टैंडिंग है, और रिपेयर में लिखा है 3,000 रुपये महीने में 10 महीने का पेड है, यानी कि 30,000 रुपये का भुगतान कर दिया रिपेयरिंग का, 6,000 रुपये रिपेयरिंग के खर्चे आउटस्टैंडिंग है। प्लीज डू इट। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, पूरे 12 महीने किराए पे दी हुई है, तो म्युनिसिपल वैल्यू 12 महीने का लेंगे, फिर रेंटल वैल्यू 12 का लेंगे, स्टैंड रेंट 12 का लेंगे, एक्चुअल रेंट 12 का लेंगे, सब चीज़ों का 12-12 करेंगे। करो ज़रा, या कम करेंगे ज़्यादा करेंगे। ये प्रॉपर्टी पूरे के पूरे अगर 19-20 प्रीवियस ईयर मान लो या 20-21 मान लो, जो भी आपका प्रीवियस ईयर है वो देख लीजिएगा, प्लीज करिएगा। प्रॉपर्टी पूरे के पूरे 12 महीने किराए पे है, प्लीज डू इट। प्रॉपर्टी पूरे के पूरे 12 महीने किराए पे है, पूरे के पूरे 12 महीने किराए पे है। प्लीज डू इट, प्लीज डू इट। हाँ जी, स्टार्ट करिएगा, प्लीज करिएगा। चलिए आइए जरा 40, 30, 50 है ना, तो अगर प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है तो आप प्रेजेंटेशन देखेंगे, नहीं तो आप आंसर पे कंसंट्रेट करिएगा। टी शेप बनाना होता है हमेशा, कंप्यूटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इनकम, ऐसा करके थोड़ी लाइनें सीधी मार दें तो भैया कभी अच्छा लगेगा, थोड़ा सा देखने में विजुअली अच्छा लगता है ना। सो टी शेप बनाया और यहाँ पर आपने ऐसा लिखा, ठीक है, ऊपर लिख दिया कंप्यूटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑफ असेसमेंट ईयर, यहाँ पर्टिकुलर्स, यहाँ अमाउंट, यहाँ रुपीस, ठीक है भाई। हाँ जी, म्युनिसिपल वैल्यू, हाँ जी, आज की क्लास सिंपल प्रॉब्लम्स के रखेंगे, नेक्स्ट क्लास से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, म्युनिसिपल वैल्यू 40,000 इंटू 12 4,80,000, पूरा 12 महीने का। क्यों? क्योंकि 12 महीने लेट आउट है। अच्छा सर, अगर 6 महीने लेट आउट होती, वो मैं करवाऊंगा केस 2 में। वैसे भी एक बात और हिंट दे देता हूँ, चलो। एक्सपेक्टेड रेंट का 3 फिगर्स हैं एक्सपेक्टेड रेंट के, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, वो हमेशा 12 महीने के होते हैं, क्योंकि आप प्रॉपर्टी 12 महीने के लिए ओन करते हो। देखो जी, पेपर तो 100 नंबर का होगा ना, अटेम्प्ट आप 90 का करो, 80 का करो, 70 का करो या ना करो, मूल्यांकन तो 100 से होगा। इसी प्रकार से म्युनिसिपल वैल्यू जो होती है वो एक्सपेक्टेड रेंट का पार्ट है, तो हम तो एक्सपेक्ट पूरा ही करेंगे। आप लेट आउट 2 के लिए करो, 3 के करो, तो ये म्युनिसिपल वैल्यू का लिंक याद रखना,
ओनरशिप से है, तो अगर आप 12 महीने ओन करते हो ना प्रॉपर्टी का, तो ये 12 महीने का ही लिया जाएगा फिगर। लेट आउट अगर कम है वो कम कर सकते हैं, ये 12 का ही होगा। फेयर रेंटल वैल्यू, हाँ जी, फेयर रेंटल वैल्यू कितनी है जी? 30,000 रुपये। तो 30,000 इंटू 12, 3,60,000। हाइयर लेना है लोअर लेना है? हाइयर। कितना हो गया जी? 4,80,000। फिर इसको कंपेयर करना है किससे? म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट भी 12 महीने का, वो 50,000 इंटू 12, 6,00,000 रुपए। हाइयर लोअर, अब भैया इन दोनों को तो लोअर लिया जाएगा, और ये हो गया जी एक्सपेक्टेड रेंट। कितना आ गया जी? 4,80,000। समझ आ गई बात? तो 4,80,000 और 3,60,000, 4,80,000, 4,80,000 और 6। अब इसको कंपेयर करना है एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट कितना है भाई तुम्हारा? अब वो तो 12 का ही लेंगे, अगर ये कम होता तो कम कर देते, 8 महीने का, 9 महीने का, यहाँ पर कुछ दिया ही नहीं, तो है पूरे साल का। 25,000 इंटू 12, 25,000 इंटू 12, 3,00,000 रुपए। तो आपकी आ गई जी GAV 4,80,000। तो कहीं ना कहीं ये GAV आपका बना। देखो GAV क्या बनेगा, या तो कभी MV लिया जाएगा, या FRV, या SR, या AR। ये याद रखना, GAV इन चारों में से एक फिगर होगा, या वो म्युनिसिपल वैल्यू उतरेगा GAV में, या FRV उतरेगा कभी, या स्टैंडर्ड रेंट उतरेगा, या AR उतरेगा। तो GAV में पूरा म्युनिसिपल वैल्यू उतर गया। अब इसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करिएगा। म्युनिसिपल टैक्सेस कितने भाई? आपने म्युनिसिपल टैक्स हैं 5,000 रुपये महीना, 2 महीने के आउटस्टैंडिंग है। तो भाई आउटस्टैंडिंग है तो माइनस कैसे करेंगे? 5,000 इंटू 10 करेंगे। सर क्यों? बेटा पेड बेसिस पे डिडक्शन है। अगर आपने पे नहीं किया ना, जब पे करोगे उस साल लेना, तो इसके अगले साल दोगे, अगले साल ले लेना, अगले साल 14 महीने का ले लेना, 12 अगले साल का होगा, 2 यहां का। समझो? तो जिस साल पे करोगे, यानी कि 12 का 12 लेना है। पेड बेसिस, पेड बेसिस में प्रीवियस ईयर में पे कर दो, पे नहीं किया तो नत लो, अगले साल 24 का ले लेना, इस साल एक भी महीने का ना दो। हाँ, उसमें पेनल्टीज माइनस नहीं होगी म्युनिसिपल टैक्स में, याद रखिएगा। पेनल्टीज, लेट पेमेंट चार्जेस, लेट पेमेंट वो माइनस नहीं होगा। और एक बात और, म्युनिसिपल टैक्स को हम अलग नाम से भी, हाउस टैक्स, लोकल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, या कोई और नाम से भी दिया हुआ हो, अदर नेम से भी दिया हुआ, जैसे सीवेज टैक्स, वो अगर लो, तो मुद्दा याद रखना, म्युनिसिपल टैक्स जब माइनस करना है, मैं आपको याद दिलवा दूं, वो लोकल अथॉरिटी ने लगाया हुआ हो और बिल्डिंग पे लगाया हुआ हो, लोकल अथॉरिटी ने लगाया हुआ और बिल्डिंग पे लगाया हो, वो पेड होना चाहिए बस। नाम कोई भी हो, हाउस टैक्स हो, प्रॉपर्टी टैक्स हो, सीवेज टैक्स हो, क्लीनिंग टैक्स हो, लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो टैक्स ठोका है प्रॉपर्टी पर, जिसका भुगतान ओनर ने किया है प्रीवियस ईयर में, वो माइनस होगा। हाँ जी, आ गई जी NAV। भाई NAV आ गई आपकी 4,30,000। इसमें से माइनस करिएगा 24A, वो होता है 30% ऑफ NAV। ये फ्लैट है। खर्चा जो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, आपको जो रिपेयर का, इंश्योरेंस का, आग लगाओ इनको, इनको कुछ नहीं देखना, ये सब कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। पे हुआ ना हुआ, नहीं भी दिया होता, मैं यहाँ पर 0 रिपेयर लिखा होता, फिर भी माइनस करूंगा। डीम्ड है ना भाई। मंदिर में जाओगे, किसी भावना से होगे, पुजारी तो प्रसाद देगा ना आपको, वही वाली बात इधर है। तो ये बात याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक बार जरा देखें, एक बार जरा देखें। %30 NAV, तो 4,30,000 का 30% करें भाई। 4,30,000 का, 4,30,000 का 30%, 1,29,000, ये माइनस होगा जी। और 24B का इंटरेस्ट, ये कैलकुलेशन तो बताऊंगा, अभी तो क्वेश्चन में जो दी हुई है वो मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए 6,000 इंटू 12, 72,000 इस साल का इंटरेस्ट माइनस कर दूंगा, ये कैलकुलेशन बताऊंगा। आ गई जी टैक्सेबल HP इनकम 430 माइनस 129 माइनस 72, 229, 2,29,000।
2,29,000 टैक्सेबल एचपी इनकम आ गई। वैसे आपने कमाया कितना था, देखो आपने कमाया 3 लाख रुपए थे, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर डीम्ड इनकम जीएवी में आई है 480, तो 180 तो वैसे आपको भुगतान करना पड़ गया। खर्चे आपने ज्यादा किए कम किए, 129 मिलेंगे, तो 229 रुपीज, 2,29,000 रुपीज आपकी इनकम आनी गई है। कमाया आपने 3 लाख था, टैक्सेबल 229, हमने क्योंकि आपका ग्रॉस अमाउंट ही बढ़ा दिया ना, 480 ले लिया, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन में अजम्पशन लेनी है, इसी क्वेश्चन में अजम्पशन लेनी है, रेंट इज रुपीज 50,000 पर मंथ। अब करो, इस क्वेश्चन में रेंट 50,000 रुपए है, रेंट 50,000 रुपए है, करो जरा, क्योंकि अभी जो रेंट 25,000 था 50 हो गया, देखना कहां बदलाव आएगा। मैं चाहता हूं करो अपने आप, 5 मिनट्स दे रहा हूं, अब देखना बदलाव। अब क्या आपका एक्चुअल फिगर एक्सपेक्टेड से ज्यादा हो गया तो जीएवी बढ़ गई, प्लीज डू इट। अब आपको एक्चुअल रेंट लेना है 50,000 रुपए महीना, करिए जी। प्लीज करिए। रेंट इज 50,000 महीना। देखो जी, ईआर तो सेम ही रहेगी ना, ईआर तो 4,80,000। अभी जो रेंट का फिगर है ना, मैं इसे चेंज कर देता हूं, मेरे पास तो इरेज की पॉसिबिलिटी है। आप अपने ओरिजिनल आंसर को इरेज ना करें, फिर आप लिखोगे कैसे, तो आप नया लिखेंगे एक बार। तो यहां पर मैं एक्चुअल रेंट लिख दूंगा 6 लाख रुपए, विच एवर इज हाई, 480 और 6, ये बन गया आपका 6 लाख रुपए। म्युनिसिपल टैक्सेस तो वही पेड 50, 5.5 लिखूंगा, 5.5 में से 30% बेटा 1,65,000 माइनस होगा जी, और 5.50 माइनस 72, 3,13,000, यहां पर 3,13,000। देखो, क्योंकि एक्चुअल रेंट अब जो है ना, यही आपका जीएवी में उतर गया, क्योंकि ये हाइयर था। 50 का 50, खर्चे 5.5 के मिल गए 165, खर्चे कम हो ज्यादा हो तो 30% है, 3,13,000। बात समझ आ गई जी आपको, क्लियर है। अब एक अजम्पशन बनाओ, रेंट 50,000 रुपए महीना है और 2 महीने का आउटस्टैंडिंग है, किराए पे 12 महीने ही दिया है, टेनेंट शरीफ बालक है और कह रहा है मैं दे दूंगा, थोड़े फाइनेंशियल डिफिकल्टी है जी, मकान मालिक साहब पैर पकड़ता हूं दया करो। वो बंदा शरीफ निकला। अब क्वेश्चन ये उठता है, 2 महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग है, किराए पे 12 महीने के लिए दिया है 50,000 रुपए पे, तो एक्चुअल रेंट क्या लिया जाए। ये भाई एक्चुअल रेंट जो है ना, अब लिखना जरा थ्योरी वाले फॉर्मूला में, एक्चुअल रेंट जो लेना है वो लेना है ड्यू पे या रिसीव पे, ये बात बताई नहीं थी जब फॉर्मूला करवाया था। एक्चुअल रेंट जो लेना है बच्चों, एक्चुअल रेंट जो लेना है वो लेना है, कहां गया, ये रहा। एक्चुअल रेंट जो लेना है ये लेना है रिसीव्ड और रिसीवेबल। हाँ जी, जो ड्यू हो गया वो भी लेना है और जो मिल गया है वो भी लेना है, यानी कि अगर 12 महीने के लिए दिया है, 10 महीने का रिसीव हो गया, 2 महीने का रिसीवेबल है तो 2 महीने का भी लेना है, तो यानी कि रेंट को लेना है ड्यू बेसिस पर, रेंट को लेना है ड्यू बेसिस पर। तो आपने प्रॉपर्टी हमारे क्वेश्चन में जो अभी दूसरी असम्पशन बनाई, 12 महीने के लिए किराए पे दे दी है, तो ड्यू कितना हो गया, 6 लाख ड्यू हो गया। मिल गया हो या मिलने वाला हो, और मिल जाएगा, गवर्नमेंट के, तू लेते रहियो भाई टेनेंट से, वो तेरे पैर पकड़ रहा, तू हमारे पैर मत पकड़, हम नहीं बेनिफिट देने वाले। तो अगर रेंट ड्यू है
आउटस्टैंडिंग है और मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो गवर्नमेंट कहती है बेटा आपको आंसर में नो चेंज। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, टैक्सेबल एचपी आपकी 3,13,000 ही आएगी, हटा कम नहीं करेंगे क्योंकि रेंट आउटस्टैंडिंग है और यहां पर मिलने की प्राप्ति की आशा है। अब जरा अजम्पशन देखिए, अब अजम्पशन देखिए, रेंट इस 50,000 रुपए महीना, पूरा 12 महीने किराए पे दिया, 2 मंथ्स अनरिलाइज्ड है, इररिकवरेबल है, इररिकवरेबल। अब सुनो, बैड डेप्ट है। मैं गया टेनेंट के पास, मैं कहा भाई साहब 2 महीने का रेंट नहीं है। क्या नहीं दूंगा, जो करना है गुप्ता कर ले, मेरा जो उखाड़ना उखाड़ ले, मैं नहीं दूंगा। भाई ये केस फर्क है, पहले केस में टेनेंट पैर पकड़ता था, गुप्ता जी गलती हो गई दे दूंगा, चिंता मत करो। तो जब गवर्नमेंट कहती है रेंट मिल जाएगा, प्राप्ति में क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो आप उसको रेंट के फिगर से हटाना मत। लेकिन जब रेंट के फिगर में क्वेश्चन मार्क आ गया, अनरिलाइज्ड आ गया, बैड डेप्ट हो गया, तो भाई आपको दुख हुआ ना। उस केस में गवर्नमेंट कहती है चलो एआर से हटा दो। फिर तो अनरिलाइज्ड रेंट को एआर से हटाओ, तो यहां पर हम 50,000 रुपए इंटू 12 नहीं, 50,000 रुपए 10 करेंगे और ये फिगर को हम बेटा 6 लाख नहीं लेंगे, इस फिगर को लेंगे हम 5 लाख रुपए। यहां पर आएगा 5 लाख रुपए, यहां आएगा 4.5 लाख रुपए, 4.5 ये हो जाएगा 4.5 का 4.5 1,35,000 रुपए, ये हो जाएगा 1,35,000 रुपए और लगभग यहां पर आ गया 4,50,000 इन 3,15,000 माइनस 72, 2,43,000, 2,43,000। देखो जरा 2,43,000। तो यहां पर हमने बैड डेट वाले महीनों को हटा दिया, यहां आपको ड्यू बेसिस पे नहीं रिसीव बेसिस पे लिया गया क्योंकि वो ड्यू नहीं है अब। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा टैक्सेबल इनकम 2,43,000, 80,000 रुपए कम हो गए ना, 70,000 के आसपास कम हो गया। देखो कैसे 70, क्योंकि 1 लाख हटाया, उसका 30% भी घटा, समझो। तो 243। तो अगर क्वेश्चन में आया रेंट आउटस्टैंडिंग है तो हम ये मानेंगे कि मिल जाएगा। अगर नीचे हम लिख देंगे भैया आउटस्टैंडिंग माना, बैड डेप्ट नहीं माना, क्योंकि आउटस्टैंडिंग रेंट हटाना नहीं है, क्योंकि रेंट ड्यू बेसिस पे लेना है, बात समझो। लेकिन अगर क्वेश्चन बोले अनरिलाइज है, इररिकवरेबल है, तो जितने महीने का रेंट अनरिकवरेबल है, अनरिलाइजेबल है, वो एक्चुअल रेंट से हटा दो। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा झूठ बोल रहे हो, हमें क्या पता, हो सकता है केस ये वाला हो, ड्यू वाला ऊपर वाला दिखा ये रहे हो, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। हो सकता है 6 महीने का रिकवरेबल बना दो, तुम तो 3 तो 4 महीने का रिकवरेबल बना दो। गवर्नमेंट का हमें चाहिए प्रूफ कि रिकवरेबल है, और प्रूफ के लिए गवर्नमेंट ने कहा रूल 4 की 4 कंडीशंस पूरी करो। तो फिर हम रूल 4 ऑफ इनकम टैक्स में 4 कंडीशंस हैं, फुलफिल करो तो एआर से अनरिलाइज रेंट माइनस करेंगे। अगर रूल 4 की 4 कंडीशन में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं करी तो फिर आपका आंसर इस केस में भी 3,13,000 ही आएगा, 12 के 12 लेंगे। तो अगर आप चाहते हो अनरिलाइज रेंट का बेनिफिट लेना, अगर आप चाहते हो जो रेंट आपका अनरिलाइज्ड है उसका बेनिफिट लेना, तो आप उसको माइनस करो एआर से। लेकिन माइनस करने के लिए रूल 4 के 4 रास्ते के पत्थर रोड़े उनको ठीक करना पड़ेगा। पहला कंडीशन रूल 4 की कहते हैं कि गवर्नमेंट को सबूत चाहिए। पहली कंडीशन है जी, टेनेंसी इज बोनाफाइड या बोनाफाइडी, टेनेंसी इज बोनाफाइडी, यानी कि गुड फेथ में आपने टेनेंट रखा था, टेनेंट रखने से पहले बैकग्राउंड चेक किया था, आधार नंबर, पुलिस वेरिफिकेशन करवाई थी। अगर मान लो उस दिन टेनेंट रखा, उस दिन कहा मैं तो मर्डरर हूं जी, मैं तो 4 ओनर को मार के आया हूं, तुम्हें भी मारूंगा जी, फिर तुमने टेनेंट को रख लिया और फिर बोलो रेंट नहीं दे रहा, तो गलती किसकी? तो आप प्रूफ करोगे गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स अफसर को, देखो जी मैंने इश्तिहार दिया था, पूरा पुलिस वेरिफिकेशन करवाई, ये मेरे पास सबूत है।
दूसरा, स्टेप्स टेकन टू कंपेल टेनेंट टू वकेट प्रॉपर्टी। आपने कदम क्या उठाए प्रॉपर्टी खाली करवाने के लिए? जब उस रेंट नहीं दे रहा तो अब तुमने उसकी आरती उतार के पूजा तो नहीं करी होगी, कुछ ना कुछ कदम उठाए होंगे। वो कदम बताओ गवर्नमेंट को। अगर उन कदम बताने में आप सक्षम नहीं हुए, उन कदम बताने में आप सक्षम नहीं हुए, तो फिर हम आपको बेनिफिट नहीं देंगे माइनस करने का। तो आपने कुछ ना कुछ स्टेप्स कदम उठाए होंगे प्रॉपर्टी को खाली करवाने के लिए। अगर वो प्रूफ नहीं कर पाए, आपने क्या लीगल नोटिस भेजा होगा प्रॉपर्टी खाली करवाने के लिए? दिखाओ कहाँ है। तीसरा, टेनेंट नॉट ऑक्यूपाइंग अदर प्रॉपर्टी ऑफ सेम ओनर। प्रॉपर्टी टेनेंट ने, अगर मान लो एक जगह पे आपने एक प्रॉपर्टी दी हुई है टेनेंट को, बंदा रेंट नहीं दे रहा, उसी टेनेंट को दूसरी जगह प्रॉपर्टी दी हुई है, हो सकता है वहां से हटा के दूसरी जगह बेनिफिट दे रहे हो और वहां से राय मिलता रहेगा यहां अनलाइज दिखा दो। ऐसा नहीं, तो उस टेनेंट से कोई भी संबंध नहीं रखना। मान लो कोचिंग इंस्टीट्यूट में आया और टैक्सी क्लास लेता है, उसकी फीस नहीं दे रहा और कॉस्टिंग की फीस दे रहा है, तो कॉस्टिंग वाली भी क्लास हम उससे छीन लेंगे। गवर्नमेंट ये चाह रही है, इससे पता लग जाएगा जेन्युइनली बात है। तो टेनेंट के पास आपकी कोई दूसरी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। उसी टेनेंट जो बदमाश वाला जो रेंट नहीं दे रहा, अगर है वो भी खाली करवा लो। अगर वो ऑक्यूपाई करके रखी हुई है, चाहे वहां का रेंट मिल रहा हो भी हो, हम माइनस नहीं करेंगे फिर। और चौथा, लीगल प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड। इनिशिएटेड का मतलब स्टार्टेड, या प्रूव यूजलेस, या तो आप दिखाओ, तो आपने कोई कानून का केस उसके अगेंस्ट फाइल किया, दिखाओ सबूत। लोअर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस तो डाला होगा, या डालना जी केस क्या डाले, 50,000 का रेंट ना है और वकील मांग रहा है 60,000 रुपए, या मैं बुढ़ा हूं, चला हूं मुंह में दांत नहीं पेट में आती, मैं केस कैसे फाइल करूं? तो 4 कदम दिखाने पड़ेंगे अपने साइड से, पॉजिटिव स्टेप्स, ये प्रूफ करने के लिए कि अनरिलाइज्ड है, टेनेंसी बोनाफाइड है, गुड फेथ है। कुछ कदम उठाए होंगे प्रॉपर्टी को खाली करवाने के लिए, टेनेंट आपकी कोई और प्रॉपर्टी में नहीं रह रहा और कोई कानूनी केस आपने फाइल कर दिया हो। एक अजम्पशन मेरे मन में और आई, ये तो अगर बात हो गई ना, अब आपका रेंट है 50,000 रुपए महीना और वही 12 महीने के लिए दिए, 2 महीने का एडवांस रेंट मिल गया ऑफ नेक्स्ट प्रीवियस ईयर। आंसर क्या होगा बताओ, चलो करो। प्रॉपर्टी अब अनरिलाइज छोड़ो, 50,000 महीने का किराए पे दी है, पूरे 12 महीने के लिए दी है, अभी फर्स्ट केस ही कर रहे हैं, 2 महीने का एडवांस रेंट है। आंसर बताओ क्या होगा? आप 50,000 इंटू 14 करोगे, सिंपल सी बात है, या 50,000 इंटू 12। 50,000 बांटो 6 लाख होता है जी, और 14 होता है 7 लाख रुपए। मैं बताऊं, 6 लाख लेंगे और आंसर विल बी, बता देता हूं, 6 लाख वाला जो आंसर था ना भाई, 3,13,000 रुपए। आंसर विल बी 3,13,000 रुपए। सर क्यों? मैं बताऊं, रेंट लेना है ड्यू बेसिस पर, रेंट लेना है ड्यू बेसिस पर, जितने महीने का ड्यू हो गया हो। रिसीव्ड और रिसीवेबल का मतलब ये नहीं कि रिसीवेबल ऑफ द नेक्स्ट ईयर, जिस साल ड्यू है उसका रिसीवेबल। तो अगर 12 महीने का प्रॉपर्टी किराए पे दी है, सुनो 8 महीने रिसीव है, 4 महीने ड्यू है, 12 ले लो। 12 महीने की प्रॉपर्टी है, 8 महीने रिसीव्ड है, 4 महीने बैड डेप्ट है, हटा दो। 12 महीने की प्रॉपर्टी है, 2 महीने का रेंट मिल गया, वो तो अगले साल का है, वो अगले साल ही लिया जाएगा, इस साल नहीं लिया जाएगा। तो रेंट को ड्यू बेसिस पे लेना है, रिसीव्ड बेसिस पे नहीं लेना है। लेकिन ड्यू के अंदर जो ड्यू हो गया हो वो ले लेना, चाहे वो रिसीव ना हो गया हो। तो रेंट ड्यू और रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर द पीरियड ऑफ लेट आउट, या दोबारा बोलता हूं, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर द पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर नहीं। तो इस प्रीवियस ईयर का ड्यू भी और इस प्रीवियस ईयर का रिसीव भी। लेकिन ड्यू होगा तो ले लेंगे, आउटस्टैंडिंग हो तो ले लेंगे, लेकिन अगर बैड डेप्ट हो तो नहीं लेंगे। समझाई? अगली क्लास में हम अब बाकी के केसेस निपटाएंगे, एक बार रिवाइज करेंगे। सेक्शन 22
फ्रेंड्स चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन के अंदर ये लिखा है इस घर में कौन आता है। पहली बात, स्ट्रक्चर होना चाहिए कंक्रीट का, कंप्लीट का, अटैच लैंड है, बल्ले बल्ले नहीं है तो इग्नोर, अगर है तो दोनों की इनकम आ जाएगी। तो एनुअल वैल्यू में जो म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट पूरा का लिया जाएगा। तो मान लीजिए इसका पूरा का लिया जाएगा, पूरे स्ट्रक्चर का प्लस अटैच लैंड का, और एक्चुअल रेंट भी पूरे का, याद रखिएगा। उसके बाद ओनरशिप इंडिविजुअल की हो, कंपनी की हो, फर्म की हो, लीगल हो, डीम्ड हो, फिर एनुअल वैल्यू निकालेंगे। और एनुअल वैल्यू के लिए आपको जाना पड़ेगा सेक्शन 23, जिसमें म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट तीनों की जुगलबंदी से निकल एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से, फिर बन जाएगा GAV, और GAV के बाद बन जाएगा म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने के बाद NAV। NEV में माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, इंटरेस्ट आगे की क्लास में आएगा, माइनस करेंगे, फिर आएगा टैक्सेबल HP इनकम जो GTI में आएगी। 9 केसेस हैं जिसमें हमने एक केस किया फुली लेट आउट। फुली लेट आउट में हमने बात करी 12 महीने का। ER हमेशा ही 12 महीने का आता है, AR क्योंकि 12 महीने किराए पे दिया 12 महीने का लेंगे। रिपेयर रिपेयर इत्यादि कुछ नहीं लेंगे। और जो रेंट ड्यू बेसिस पे लेना है, म्युनिसिपल टैक्स पेड बेसिस पे माइनस करना है। जितना ड्यू हो गया ले लेना, चाहे मिल गया हो या मिलने वाला हो, लेकिन मिलने में अगर क्वेश्चन मार्क आ गया हटा देंगे। रूल 4 की कंडीशन पूरी कर दी तो जब भी बैड डेब्ट का अनरियलाइज्ड रेंट का माइनस होगा। एडवांस रेंट इस साल की इनकम इंक्लूड नहीं होगा। तो इसी बात पे आप लोगों से मैं विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे हंसते हंसते सेकेंड लेक्चर ऑफ HP में। टेक केयर, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।